आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं भावभूति की लेखन शैली के बारे में, यानी कि लिटरेरी स्टाइल ऑफ भावभूति। अगर आप भूल चुके हैं कि भावभूति कौन है तो प्लीज़ याद कीजिए। अभी जस्ट हमने वो वाला चैप्टर भी कंप्लीट किया है, उत्तर रामचरित, उनके लेखक हैं वो। लेखन शैली मतलब क्या कि कोई भी लेखक लिखते हैं तो उनका एक पर्टिकुलर स्टाइल होता है और या फिर एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है कि अगर कोई चीज़ उनके द्वारा लिखी गई है तो ये चीज़ें तो डेफिनेटली देखी जाती हैं। मतलब मेजॉरिटी 5-6 चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें से मेजॉरिटी तो उसमें दिख जाती है, हमें पढ़कर ही समझ आ जाता है कि उन्होंने लिखा है ये। और यहाँ पर इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि कई लेखक का राइटिंग स्टाइल थोड़ा सिमिलर होता है तो फिर हम कैसे पहचानेंगे। यहाँ पर आपसे डायरेक्ट कोई वैसा क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, बस हमें देखना है आज के इस डिस्कशन में कि भावभूति की लेखन शैली कैसी है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उनके लेखन में आपको इमोशनल डेप्थ मिलेगी। भावभूति की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है इमोशनल इंटेंसिटी। जैसे हमने देखा कि उन्होंने राम और सीता के कैरेक्टर्स को देवता नहीं बल्कि एकदम इंसान जैसा दिखाया उत्तर रामचरित में, जो गिल्ट, लोनलीनेस, दुख और लव फील करते हैं। उनका प्ले उत्तर रामचरित ट्रेजेडी के जरिए हमने ये सारे इमोशंस फील किए जो हमारे दिल को छू गए। आगे बढ़ते हैं। आपको उनके लेखन में फ़िलोसफिकल टोन मिलेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर रेफरेंस के लिए ले लेते हैं कि समझ आए कि कालिदास जी के वर्क्स में हमें नेचर, ब्यूटी का चार्म मिलेगा। नेचर का यानी प्रकृति और साथ में सुंदरता, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन भावभूति के यहाँ ज़्यादा फ़िलोसफिकल ऑरा होता है। अब ऑरा से डरना नहीं है या फिर इसका मजाक नहीं उड़ाना है, ठीक है। ये भी एक वर्ड है तो वर्ड की रिस्पेक्ट भी करनी है। हाँ, तो क्या है फ़िलोसफिकल टोन कि उनके डायलॉग्स हेवी और थॉट प्रोवोकिंग होते हैं। जैसे ड्यूटी और लव के बीच का स्ट्रगल ही लाइफ का असली टेस्ट है। थॉट प्रोवोकिंग मतलब क्या कि आप जब भी इनके लिखे गए चीज़ें पढ़ेंगे तो आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने सिर्फ एक कहानी पढ़ी है, बल्कि आप उसको रियल लाइफ से भी थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पाएंगे और सोचेंगे कि कुछ समय निकाल कर उस कहानी के कॉन्टेक्स्ट में आपने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे। है सिंपल एज दैट। फिर आगे है उनकी कहानियों में यूज ऑफ ट्रेजेडी, उसको हिंदी में करुणा रस भी कहते हैं, कि भावभूति की राइटिंग ट्रेजेडी से भरी होती है। अब ट्रेजेडी सुनने में ही काफ़ी सैड लग रहा है कि काफ़ी दुख होगा, तो उनका फेवरेट रस था करुणा। उत्तर रामचरित एकदम ट्रैजिक है, जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर इस कहानी में हमें बहुत दुख देखने को मिले। सीता का वनवास, राम का गिल्ट कि वो उन्हें रोक नहीं पाए, लव कुश का सेपरेशन कि जब वो दोनों जुड़ा बच्चे पैदा हुए राम और सीता के, तब दोनों पेरेंट्स एक साथ नहीं थे। उनका रियूनियन बाद में हुआ था, लेकिन उतने समय तक ट्रेजेडी थी ना कि उनके पिता नहीं है वहाँ पर उनके साथ। और फिर फाइनली सीता का धरती में समा जाना। तो ये ट्रेजेडी हम भी फील करते हैं जब हम कहानी को पढ़ते हैं या समझते हैं। उसके बाद है कैरेक्टराइजेशन, यानी कि ह्यूमनाइज्ड हीरोज़। घबराना नहीं है, वर्ड से समझते हैं कि भावभूति ने राम को एक ऐसे इंसान के रूप में दिखाया है जो आइडियल किंग हैं और दुखी हस्बैंड भी, और साथ में सीता को एक स्ट्रॉन्ग और प्रिंसिपल्ड वुमन भी दिखाया है जो इनजस्टिस को एक्सेप्ट नहीं करती। मतलब कि राम और सीता को भगवान मानते हैं, लेकिन इन कहानियों में उन्होंने उन दोनों के ह्यूमन साइड को भी दिखाया है। अच्छी बात है, मानना भी चाहिए, लेकिन एट द एंड उनके अंदर भी तो कुछ ह्यूमन फीलिंग्स होती होंगी। जैसे राम दुखी होंगे जब सीता उनसे दूर गई वनवास के लिए, सीता भी दुखी होंगे कि लोगों ने, उनकी प्रजा ने उन पर ऐसा कैसे आरोप लगाया। फिर भी वो इतने सिद्धांतवादी थी कि उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट करना समझा और लोगों की बात को ज़्यादा दिल पे नहीं लिया, और अपना जो टेस्ट था वनवास में जाना वो भी दिया उन्होंने। इसके बाद हम लोग लैंग्वेज के बारे में बात कर लेते हैं कि वो संस्कृत लैंग्वेज का काफ़ी यूज़ करते हैं। भले ही हमने संस्कृत में ये कहानी ना पढ़ी हो, ये ट्रांसलेट हुआ हो, लेकिन ओरिजिनल राइटिंग उनकी संस्कृत में वो लिखते थे, संस्कृत भाषा में। और उनकी लैंग्वेज थोड़ी गहन और टफ संस्कृत में होती थी स्पेसिफिकली, जबकि कालिदास की सिंपल और म्यूजिकल टोन में वो लिखते थे।
लेकिन भाव भक्ति के जो डायलॉग्स होते हैं ना कहानी में, हमने तो समरी डिस्कस किया है, जब आप वो कहानी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि उसमें जो डायलॉग्स हैं वो बिल्कुल मैजेस्टिक और सीरियस फील लेकर आते हैं। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल कहानी में प्रेजेंट हैं। पढ़ने में थोड़ा संस्कृत डिफ़िकल्ट होता है, अगर आप संस्कृत बचपन से पढ़ते हैं तो ईज़ी होता होगा, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर थोड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन हमने इंग्लिश में पढ़ा है तो फिर भी थोड़ा बहुत तो फ़ील आ ही जाता है ना, लेखक की लेखन शैली से पढ़कर कि आप बिल्कुल कहानी में अवेलेबल हो जाते हो और लगता है कि इस रियल वर्ल्ड से आप थोड़ी देर के लिए गायब हो गए हो। तो आता है ना मैजेस्टिक मैजिकल फीलिंग। फिर मोरल एंड एथिक्स कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ये एक चीज़ कॉमन मिलती है उनके जितने भी प्लेज़ उन्होंने लिखे हैं, प्लेज़ यानी कि कहानियाँ। जैसे हमने इस कहानी में भी देखा कि राम एज़ एन आइडियल किंग और एक अच्छे हस्बैंड, दोनों की ड्यूटी में बीच में फंस गए थे कि वो क्या करें। अगर एक चीज़ करते तो दूसरे को कहीं ना कहीं लॉस था और एट द एंड वही हुआ भी। लेकिन एज अ किंग उन्होंने अपने राज्य की जिम्मेदारी संभालने के लिए अपनी पर्सनल लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया। तो यहाँ पर मोरल कॉन्फ्लिक्ट है, यानी भावों में मतभेदता, कि कहीं न कहीं उनके कहानियों में जो पात्र होते हैं वो खुश नहीं रहते, उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा दुःख होता है और कहीं न कहीं दुःख का कारण होता है कॉन्फ्लिक्ट।